मुंबई शहर में राजू नाम का लड़का रहता था। वो दादर स्टेशन के अंदर फुटपाथ पर बूट पॉलिश का काम करता था। कमाए पैसों से वो अपनी बूढ़ी दादी माँ के लिए रोज कुछ ना कुछ लेकर जाता था। राजू झोपड़ी पट्टी में रहा करता था। उसको पढ़ाई की बहुत शौक थी, पर उसकी आर्थिक अवस्था के कारण वो पढ़ नहीं पाया। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए। उसकी झोपड़ी पट्टी की हालत भी बिल्कुल अपनी बूढ़ी दादी माँ की तरह टूटने की अवस्था में थी। एक दिन उसकी दादी राजू से, राजू बेटा, कितने दिन यहाँ पर रहेगा? मैं भी ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। और इस घर की हालत तो देख, किसी भी वक्त गिर सकता है। मेरी बात मान, हमारा गांव चला जा। वहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग का एक छोटी सी झोपड़ी पट्टी है। थोड़ा बहुत जमीन भी है। खेती बाड़ी करके आराम से जिंदगी बिता सकता है। मैं हमारे जमीन और घर के कागजात तुम्हें दे दूंगी। जा बेटा जा, तू कल ही निकल जा। तू मेरी फिक्र मत कर। देख दादी, तुझे छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। अभी मुंबई छोड़कर बाहर जाने का मन मेरा नहीं है। जैसे तैसे अपना यहाँ पर चल रहा है। गांव जाकर क्या करूँगा दादी? वैसे बोल मत बेटा, अपना गांव अपना होता है। वहाँ पर मेरी और तुम्हारे दादी जी के कई यादें जुड़े हैं। वो गांव हमारा पहचान है। शहर बड़ा होने से कुछ नहीं होता। शहर में हम कितना जाना पहचाना है वो जरूरी है बेटा। आज भी यहाँ हम अजनबी के जैसे जी रहे। दादी की बात राजू को खटकने लगी। राजू सोच में पड़ गया। अगले दिन दादर स्टेशन पहुंचा। वो अपनी जगह पर बूट पॉलिश का सामान लेकर बैठ गया। तब पुलिस आकर राजू को वहां से जबरन उठाकर बाहर फेंक दिया। तब राजू ने पुलिस ऑफिसर से, क्या हुआ साहब? कई सालों से मैं यहीं पर तो बैठ रहा हूँ, मुझे क्यों भगाए? ए राजू, तुझे नोटिस नहीं आया क्या? प्लेटफॉर्म पर तुझे ही नहीं, किसी को अनुमति नहीं है बैठने की। प्रशासन ने सभी को निकालने की आदेश दिया है। अब तुम दूसरी जगह ढूंढो। राजू उदास होकर घर लौट आया। आकर देखा तो दादी की मौत हो गई। दादी का अंतिम संस्कार करके वो अपने कागजात लेकर अपने गांव लक्ष्मीपुर के ओर निकल गया। गांव जाकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी पट्टी के ओर गया। झोपड़ी पट्टी के अंदर जाकर देखा तो उसकी दादी और दादा की तस्वीर लगी थी। बड़ी मेहनत से उसने टूटी फूटी झोपड़ी को मरम्मत किया और वो अपनी 2 बीघा जमीन के ओर निकल पड़ा। वहां पर जाकर देखा तो उसकी जमीन को उस गांव का जमींदार ने हड़प लिया। राजू उस जमींदार के पास जाकर जब पूछा तो जमींदार ने राजू से, ओए बरखुरदार, जमीन को किसी ने हड़प नहीं लिया। वो तो तुम्हारे दादा ने मेरे पास गिरवी रखा था और कर्जा चुका नहीं पाया, तब जाकर वो जमीन मेरी हुई। चाहो तो तुम मेरे पास मजदूरी कर सकते हो। राजू ने ना बोलकर अपनी झोपड़ी पट्टी के ओर आ गया। झोपड़ी पट्टी के ठीक सामने पुराना एक कुआं था। वो कुएं के पास गया। कुएं के अंदर झांक कर जब वो देखा तो उसके अंदर एक बूढ़ा भूत दिखाई दिया। राजू उस भूत को देखकर भागते हुए घर में आ गया। घर के अंदर भी उसने उसी भूत को देखा। राजू रोने लगा। तब वो भूत राजू से, ओ राजू बेटा, डरते काहे हो? पहचाना नहीं हमें? हम तुम्हारे दादा हैं। कई सालों से मैं तुम्हारे ही राह देख रहा हूँ। जमींदार ने जो कुछ भी तुम्हें कहा वो सब कुछ झूठ है। मैंने हमारी जमीन उसके पास गिरवी नहीं रखी थी। हमारे जमीन के नीचे खजाने थे। वो बात जब उसे मालूम पड़ी तो वो आकर मेरे साथ सौदा करने लगा। मैं राजी नहीं हुआ तो उसने मेरा कत्ल कर दिया बेटा। मैं तो मर गया, पर वो खजाना भी उसे हासिल होने नहीं दिया बेटा। वो खजाना अब मेरे पास है। तुम्हें वो खजाना देकर मैं हमेशा के लिए मुक्ति पा जाऊंगा। आओ मेरे साथ। कहकर वो बूढ़े भूत ने राजू को कुएं के पास लेकर गया और 2 हंडियों से भरा खजाना राजू को दिया। राजू को खजाना देकर वो बूढ़ा भूत गायब हो गया।
जमींदार को ढेर सारा पैसा देकर उसकी खुद की जमीन उसने खरीद ली और साथ ही साथ गांव के बहुत सारे जमीन खरीद ली और वो खेती बाड़ी करके खुशी खुशी जीने लगा। भगवानपुर नाम के गांव में मानिकराम नाम का एक जमींदार था। वो बहुत खड़ूस और लालची इंसान था। वो गांव के मजबूर और गरीब किसान के जमीन को जबरन कब्जा करता था। उसी गांव में सरला नाम की एक गरीब किसान रहती थी। हाल ही में उसका पति का देहांत भी हो गया। वो अपने 3 साल का बेटा अभय के साथ रहती थी। मानिकराम की नज़र सरला की जमीन के ऊपर जा गिरा तो वो जाकर सरला से, देवी प्रणाम। मुझे तुमसे एक छोटी सी गुजारिश है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बात मान जाओगी, क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। साहब, मुझे पता है कि आप मेरे जमीन के बारे में बात करने यहाँ पर आए हैं, पर मैं जब तक जिंदा हूँ ये आपको नसीब नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी पर मैं अपनी जमीन आपके हवाले होने नहीं दूंगी। मानिकराम हंसते हुए, बेवकूफ औरत, तू बड़ी गलती करने जा रही है। मैं किसी भी कीमत पर यह जमीन को हासिल करके ही रहूंगा। मानिकराम वहां से निकल गया। सरला जब अपने बेटे अभय के साथ गहरी नींद में थी तब मानिकराम के चमचे आकर सरला के घर पर आग लगा दिए। सरला और उसका बेटा अभय दोनों उस आग में जलकर मर गए। पूरे गांव में जब ये बात फैली तो मानिकराम पुलिस को रिश्वत खिलाकर मामला रफा दफा कर दिया। कुछ दिनों के बाद मानिकराम सरला के खेत में जाकर टमाटर की बीज बोना चाहा। अचानक तब सरला की भयानक आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। मानिकराम, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। तूने मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती की। कहकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज सुनकर मानिकराम और उसके चेले भी वहां से भाग गए। मानिकराम रोज वहां पर आने लगा पर सरला के हाथों मार खाकर भाग जाता था। कुछ दिनों के बाद मानिकराम सरला के खेत पर आना बंद कर दिया। गांव के सभी लोग डर के मारे सरला के खेत की ओर जाना बंद कर दिए। सरला अपने खेत में टमाटर उगाने लगी। अचानक गांव में अकाल पड़ा। गांव के सभी गरीब किसान भूख के मारे छटपटाने लगे। सरला अपने खेत में उगे सारे टमाटर गांव वालों को देकर उनसे, गांव वालों, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मैं आप सब लोगों को मदद करने के लिए आई हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आज से तुम लोग निडर होकर उस मानिकराम से मुकाबला करना होगा। तुम्हारा हक का खाना वो खा रहा है। उनसे डर के कितने दिन जियोगे? पहले ये टमाटर शहर ले जाकर एक अच्छे दाम पर बेचो और अपनी भूख मिटाओ। उसके बाद मानिकराम के घर पर घुसकर उसे मारो और अपनी जमीन के कागजात छीन लो। जाओ। सरला की बात मानकर गांव वालों की भूख तो मिट गई, साथ साथ वो लोग अपनी जमीन के कागजात भी मानिकराम से जबरन हासिल किए।